अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चे हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू टॉपिक, फील्ड्स ऑफ फोर्स या इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। देखिए प्रीवियस स्टडी में हमने ये बात बहुत अच्छे से स्टडी की कि दो चार्जेस हों तो उनके दरमियान क्या होती है, फोर्स होती है। ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। अगर चार्जेस दोनों सेम हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर दोनों अपोजिट चार्जेस हुए तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे सर, अट्रैक्ट करेंगे। जी हाँ, और उनके दरमियान ये जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव की फोर्स है इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं या इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। हम क्या चाहते हैं कि ये फोर्स मेजर करें, तो इसको मेजर करने के लिए मुझे सबसे पहले जो आइडिया दिया था वो सर कूलम्स ने दिया था, या जो लॉ बना बाद में F डायरेक्टली Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। मतलब कि दो चार्जेस के दरमियान अगर हम फोर्स मालूम करना चाहते हैं तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, कूलम्स लॉ यूज करना पड़ेगा। सिमिलरली बच्चे हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा। हमने देखा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर कि यूनिवर्स के अंदर कोई से भी दो ऑब्जेक्ट हैं, चाहे एक मैं हूं दूसरे आप हैं, या कोई से भी दो और ऑब्जेक्ट्स ले लीजिए, तो वो भी एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। अगर M1 M2 पे फोर्स लगा रहा है तो M2 भी किस पे फोर्स लगा रहा होगा, M1 पे फोर्स लगा रहा होगा। जी सब बिल्कुल ठीक है। तो उसको बच्चे फोर्स को मेजर करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे हम कहते हैं, हम कौन सा लॉ यूज करते हैं, न्यूटन का दिया हुआ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। व्हाट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बच्चे, F डायरेक्टली M1 M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो बच्चे हमने कहा कि चाहे आपने दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेजर करनी है या दो चार्जेस के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स मेजर करनी है, आपको दो लॉ स्टडी करना पड़ेंगे। कौन कौन से सर, एक बच्चे हमें कूलम्स लॉ और दूसरा कौन सा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन सवाल ये था यहाँ पे बच्चे जो हमारे माइंड के अंदर आ रहा था कि ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस, कि आया ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स चार्जेस के दरमियान है, या आया ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट्स या मैसेस के दरमियान है, इसका ओरिजिन कहाँ है, सोर्स कहाँ है, ये कहाँ से जन्म ले रही हैं, क्या नाम है, फोर्सेस प्रोड्यूस कहाँ से हो रही हैं, हम ये जानना चाहते थे। एक क्वेश्चन तो हमारे माइंड में ये था। दूसरा क्वेश्चन बच्चे क्या था, how these forces transmitted from one mass to another or from one charge to another। जी हाँ, ये जो फोर्सेस हैं इलेक्ट्रिक फोर्सेस या ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ये एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक कैसे जा रही हैं, क्या दरमियान में कोई मीडियम है, दरमियान में कौन सा ऐसा सोर्स है, या कोई तो रीजन होगा जिसकी वजह से ये एक चार्ज से दूसरे चार्ज या एक मैस से दूसरे मैस तक क्या हो रही हैं, ट्रांसमिट हो रही हैं। तो ये दोनों रीजंस, ये दोनों क्वेश्चंस बच्चे हम जानना चाह रहे थे। तो जब बच्चे इसके ऊपर वर्क हुआ, स्टडी हुई, तो स्टडी में क्या बात सामने आती है, हमें ये बात पता चली कि व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस का ओरिजिन क्या है, तो हमको आंसर ये मिला, स्टिल अननोन, इट्स स्टिल अननोन। ये अभी तक हमें नहीं पता, ये अभी तक हमें नहीं पता। ये फोर्स ऑफ क्या थी बच्चे, नेचर थी। बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस ये फोर्सेस ऑफ नेचर हैं और हम इनको नहीं जान सकते। बच्चे अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमने एक दिन मरना है तो क्यों मरना है, अब मरना सबने है, ये एक नेचुरल प्रॉपर्टी है और हम इस पे कोई रीजन नहीं दे सकते कि ऐसा क्यों है। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि यूनिवर्स क्यों पैदा हुई है, तो बहुत सारी ऐसी बच्चे अगर साइंटिफिक लिहाज से देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब हमारे पास नहीं हैं। तो इस सवाल का भी जवाब हमारे पास नहीं था, हमें रीजन नहीं पता थी और आज तक नहीं पता कि आखिर इलेक्ट्रिक फोर्स और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स हैं ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं, इनका प्रोडक्शन कहाँ से हो रही है, जन्म इनका कहाँ से हो रहा है। वी आर अनएबल, हम नहीं बता सकते। इज इट क्लियर? सो
बच्चे एक बात इसका हमें जवाब मिला कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस और ग्रेविटेशनल जो फोर्सेस हैं ये फोर्सेस ऑफ नेचर हैं, ये फोर्सेस ऑफ नेचर हैं और ये स्टिल अननोन है, हमें नहीं पता कहाँ पे इनका ओरिजिन है, सोर्स कहाँ पे है। अच्छा बच्चे दूसरा क्वेश्चन, हाउ दीज फोर्सेस ट्रांसमिटेड, ये ट्रांसमिट कैसे होती हैं एक मैस से दूसरे मैस या एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक। तो बच्चे याद रखिए इसका सबसे पहले कंसेप्ट दिया था माइकल फैराडे ने। इसने कहा था कि बेसिकली कोई भी चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके गिर्द क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चे हम उसको स्टडी करेंगे। और उसने कहा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये क्या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है नेचर की, मतलब इस नेचर के अंदर कोई भी चार्ज होगा, चार्ज हम बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, तो कोई भी चार्ज है ये उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है कि उसके गिर्द क्या होगा, एक रीजन होगा, एक खास एरिया होगा, एक खास इलाका होगा। ठीक है, an electric field exists in the space around an electric charge which exert a force on other charge placed in the field। उस एरिया के अंदर, उस इलाके के अंदर अगर कोई दूसरे टेस्ट चार्ज रखेंगे तो वो उसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो बच्चे माइकल फैराडे ने ये बात बोली कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारा क्वेश्चन क्या था कि भाई ये जो दो चार्जेस के दरमियान फोर्स है या ये जो दो मैसेस के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स है ये ट्रांसमिट कैसे होती है। तो माइकल फैराडे ने ये बोला कि देखिए आपकी बेसिकली क्या होता है, जो चार्ज होता है उसके गिर्द क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो एक ख़ास एरिया के अंदर होता है, एक ख़ास रीजन के अंदर होता है जहाँ पे वो किसी दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करता है, फोर्स लगाता है। इसी वजह से तो हम उसको क्या बोलते हैं, फील्ड ऑफ फोर्स बोलते हैं। लेकिन उसने क्या कहा, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये क्या है, चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। हम चैप्टर नंबर 17 में मटेरियल पढ़ेंगे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक होता है प्योर फॉर्म ऑफ अ मटेरियल, मतलब प्योर फॉर्म से मुराद हम उसमें कुछ आर्टिफिशियल नहीं करते, वो नेचुरल होता है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। लेकिन एक्सट्रिंसिक बच्चे वो प्रॉपर्टीज होती हैं जहाँ पे नेचुरल कुछ भी नहीं होता, आर्टिफिशियल होता है, हम कुछ मिला रहे होते हैं, एडिंग कर रहे होते हैं किसी नई चीज़ की, दो चीज़ों को मिला रहे होते हैं। लेकिन जो प्योर चीज़ होती है, जो खालिस होती है, जो नेचुरल होती है, उसको इंट्रिंसिक बोलते हैं। तो आप अपने जहन के अंदर एक बात बैठा लीजिए बहुत अच्छे से कि बच्चे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज की इंट्रिंसिक नेचुरल प्रॉपर्टी है और ये हर चार्ज के गिर्द होगी। और ये क्या है, एक इलाका है, एक फील्ड है, एक रीजन है। फील्ड का मतलब क्या होता है, इलाका, जहाँ पे चार्ज के गिर्द क्या होगा, एक एरिया होगा जहाँ पे एक फील्ड होगा जहाँ पे वो किसी दूसरे चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो हमको आंसर मिला। अब बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड खुद क्या है, तो हमने अभी कहा द स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज इन विच इट एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अदर चार्ज प्लेस्ड इन दैट फील्ड। जी हाँ, हमने कहा कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, चार्ज के गिर्द एक एरिया है जहां पे वो किसी दूसरे चार्ज के ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। इज इट क्लियर? उस खास एरिया, उस खास रीजन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल बच्चे हमने एक चार्ज लिया प्लस क्यू, तो इस क्यू के गिर्द बच्चे बहुत सारे आपको डार्ट्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखें डार्ट ज्यादा है, जो हम बाहर की तरफ आ रहे हैं तो डार्ट क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो मतलब ये डार्ट क्या शो कर रहे हैं, जहां तक ये डार्ट मौजूद हैं ये शो कर रहे हैं कि इस चार्ज के गिर्द एक फील्ड मौजूद है और इस फील्ड की जहां पे ये डार्ट ज्यादा है वहां पे ये फील्ड ज्यादा है, जहां पे ये डार्ट कम हो रहे हैं वहां पे ये फील्ड क्या है, कम है। और ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन थी, एक इमेजिनरी रिप्रेजेंटेशन थी। हकीकत में ऐसा नहीं है, रियलिटी में ऐसा नहीं है। ये जस्ट अपनी आसानी के लिए उसने पोजीशन क्रिएट की कि डार्ट्स जो हैं ये किसको शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहे हैं, जो हर चार्ज के गिर्द नेचुरली मौजूद है, इंट्रिंसिकली मौजूद है। बच्चे अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस होंगे तो बहुत सारे उनके गिर्द क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होंगे। क्लियर? नंबर 1। दूसरा, इस चार्ज के गिर्द बच्चे अगर हम क्या करते हैं, इस चार्ज के गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें कोई दूसरा टेस्ट चार्ज लाते हैं। टेस्ट चार्ज क्या होता है आप सोच रहे होंगे। बच्चे टेस्ट चार्ज याद रखिएगा,
एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस क्यू नॉट। पॉजिटिव चार्ज होता है बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, इतनी उसकी क्वांटिटी होती है कि वो हाँ या ना में हमें जवाब दे देता है। वो हमें बता देता है कि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फील्ड मौजूद है कि नहीं। टेस्ट चार्ज को अगर किसी भी दूसरे चार्ज के फील्ड में रखें तो वो हमें बता रहा होता है कि यहाँ पे फील्ड मौजूद है कि नहीं। ए लिटिल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। इज इट क्लियर? और ये किसी भी चार्ज के गिर्द जो रीजन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसको स्टडी करने के लिए, चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। सो अगर बच्चे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, उसके गिर्द एक फील्ड है, उस फील्ड के अंदर हम एक और टेस्ट चार्ज को लाते हैं प्लस क्यू नॉट को, तो इस क्यू नॉट के ऊपर क्या लगेगी बच्चे? एक फोर्स लगेगी। अब ये कौन सी फोर्स होगी? रिपल्सिव फोर्स होगी, क्योंकि पॉजिटिव को क्या करता है? रिपेल करता है। अगर हमारा चार्ज नेगेटिव हुआ तो ये उसको क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इज इट क्लियर? सो हमको एक बात समझ आई कि अगर कोई टेस्ट चार्ज हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज में लेके आए तो वो उसको अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। सो इस टेस्ट चार्ज का अपना भी एक फील्ड होगा, लेकिन याद रखिएगा इसका अपना जो फील्ड होगा बहुत छोटा होगा, बहुत थोड़ा होगा। इतना थोड़ा फील्ड होगा इसका अपना कि वो इसके फील्ड को डिस्टार्ट नहीं करेगा, तोड़े खराब नहीं करेगा। बहरहाल बेटा, तो हमको एक बात समझ आई कि हर चार्ज के गिर्द एक फील्ड होता है, और अगर उस फील्ड के अंदर हम कोई दूसरा टेस्ट चार्ज लेके आए तो वो उसको अट्रैक्ट या रिपेल करता है। इज इट क्लियर? उसके बाद बच्चे मजीद अगर हम आगे देखें तो हमने कहा कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज Q है ये क्या करता है? फील्ड प्रोड्यूस करता है। और हम ये बात पहले ही फाइनल कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज ने क्या करना है? फील्ड प्रोड्यूस करना है, और उसने किया, और उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है? डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसी तरह बच्चे दूसरी बात, द फील्ड इंटरेक्ट विद चार्ज Q नॉट टू प्रोड्यूस अ फोर्स F ऑन Q। ये जो फील्ड है ये टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या लगाएगा? एक फोर्स लगाएगा, और वो लगा रहा है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है फोर्स और रिपल्सिव भी हो सकती है। और ये दोनों रिजल्ट्स, ये रिजल्ट्स हमने यहाँ से जनरेट किया और वो रिजल्ट हमने वहाँ से, कि हर चार्ज के गिर्द एक फील्ड होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। हर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करेगा? क्यों? एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। दूसरा, उस फील्ड के अंदर क्या करेंगे? क्योंकि दूसरा टेस्ट चार्ज Q नॉट लेके आएंगे तो वो क्या करेगा? उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। तो ये बात भी सर क्लियर हो गई। डेट्स गुड बच्चे। उसके बाद बच्चे हमने दो रिजल्ट्स और हमारी बुक के अंदर लिखी हुई हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट वेदर चार्जेस आर प्रेजेंट आर नॉट। ठीक बच्चे, वो कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक चार्ज या स्पेस के अंदर या दो चार्जेस हैं या तीन हैं, वो क्या होगा? अगर हैं तो ठीक, दो चार्जेस हैं, तीन हैं, चार हैं, जितनी भी हैं। अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, और अगर बहुत सारे चार्जेस नहीं है, एक ही चार्ज है, तो फिर भी उसके गिर्द क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा। दूसरे बच्चे, टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल। जो हम टेस्ट चार्ज लेंगे वो बहुत छोटा लेंगे, मैं पहले ही बता चुका हूं। उसके ऊपर बहुत थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों? कि वो दूसरे जिसके अंदर हमने दूसरे चार्ज जिसका हमने फील्ड चेक करना है उसको कहीं डिस्टार्ट ना करे, उसके फील्ड को कहीं तोड़े नहीं। मतलब इतना छोटा है कि जस्ट उसकी प्रेजेंस बताए, यस या नो, हाँ या ना। क्लियर? उसके बाद बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो मेन डेफिनेशन है हमारी, क्या है? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाली बच्चे फोर्स को हम क्या बोलते हैं? हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। इस टेस्ट चार्ज के ऊपर बच्चे क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। क्यों लगेगी? इस चार्ज के फील्ड की वजह से। इस चार्ज का फील्ड इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाएगा उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। अब फोर्स कौन सी है? कूलम फोर्स, जो दो चार्जेस के दरमियान होती है। कितनी बच्चे? के क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। एक चार्ज कौन है? क्यू। दूसरा चार्ज कौन है? क्यू नॉट, डिवाइडेड बाय बच्चे उनके दरमियान जो फासला है आर स्क्वायर, ठीक है। एंड फाइनली डिवाइडेड बाय इस टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स। तो क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। और अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो साथ आर यूनिट वेक्टर भी आएगा। आर यूनिट वेक्टर हमें इसकी डायरेक्शन भी बताएगा और मैग्नीट्यूड भी बताएगा। क्लियर? सो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया? E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर।
इसका यूनिट क्या है बच्चे? फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो कूलम ऊपर जाके पर कूलम, तो न्यूटन पर कूलम क्या आ गया? इसका यूनिट आ गया। तो हमको पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है, इसका यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम। ये वेक्टर है और इसका फार्मूला क्या होगा? K इंटू क्यू ओवर आर स्क्वायर। दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट। इज इट क्लियर? और अगर बच्चे चार्ज के ऊपर फोर्स ज़्यादा लग रही है किसी भी पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अगर किसी भी जगह पे फोर्स कम लग रही है तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत कम है। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है वहाँ फील्ड मौजूद ही नहीं है कि टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या लगे? फोर्स लगे। और जो हम इसकी तरफ आएंगे टेस्ट चार्ज की तरफ, तो फील्ड ज़्यादा होगा। जो दूर जाएंगे फील्ड क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और इसकी रेंज से जो ही हम बाहर निकलेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो बच्चे यहाँ तक हमारा टॉपिक क्लियर है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इन केस ऑफ प्रॉब्लम आप कंसल्ट करिए कमेंट सेक्शन में, तो हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।